दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बम के गोले। ये राम रहीम की कॉमिक्स है और ये इस सीरीज की तीसरी कॉमिक्स है। इसके शुरू के जो दो पार्ट हैं उनके नाम है अपने देश का गद्दार और हवा के बेटे। तो आप उन दोनों को पहले मेरे जाकर पढ़ लेना। वे आपको मेरे प्ले लिस्ट में राम रहीम का फोल्डर होगा उसके अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद ही इसको पढ़ना, नहीं तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो पढ़ते हैं इसको यहाँ से। कार को वह ना पाकर राम और रहीम कुछ पलों के लिए ठगे से खड़े रह गए। फिर ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। वे लोग अवश्य हमारे बारे में पुलिस को सूचित करेंगे। बिल्कुल, अब हमारे यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। पुलिस किसी भी समय यहाँ पहुंच सकती है। अतः मैं जल्दी से अपना सामान लेकर यहाँ से निकल चलना चाहिए। वो जरा सी लापरवाही ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब फिर को नया नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और पूरी शक्ति से एक तरफ दौड़ पड़े। ठीक तभी पी पी लग झपकते ही पुलिस फोर्स ने उस इमारत के चारों ओर घेरा डाल दिया। भीतर चलो, ध्यान रहे वे दोनों छोकरे किसी भी कीमत पर बचकर निकलने चाहिए। यस सर। लेकिन पूरी इमारत की तलाशी लेने पर सर यहाँ तो कोई भी नहीं है। इंसान की यहाँ किसी चिड़िया के बच्चे की मौजूदगी का भी नामो निशान तक नहीं है। तुम गलत कह रहे हो खान। बेशक इस समय यहाँ कोई नहीं है, लेकिन यहाँ जो चिन्ह है उनसे साफ पता चलता है कि कुछ देर पहले तक यहाँ कोई न कोई व्यक्ति थे और उन्होंने यहाँ खाना भी खाया है। यह देखो कागज और जूठन। ओह, जिन्होंने यहाँ खाना खाया, क्या वे वहीं छोकरे थे सर? शायद वहीं थे, इसलिए वे खतरे की भनक लगते ही यहाँ से भाग निकले हैं। सुनो एदर, तुम तुरंत वायरलेस द्वारा हेडक्वार्टर को यहाँ की घटना के बारे में सूचित कर दो तथा पूरी फोर्स के साथ चारों तरफ फैल जाओ और उन भगोड़ों की तलाश करो। ठीक है सर, लेकिन आप? मैं खुफिया विभाग के चीफ मिस्टर फनेका को फोन करके पास ही के पब्लिक बूथ पर जा रहा हूँ। गुड, समझ गया सर। आप अपना काम शुरू कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। उसके बाद हवलदार हैदर इमारत से बाहर निकल जीप में लगे वायरलेस सेट पर हेडक्वार्टर को रिपोर्ट देने लगा। तब तथा इंस्पेक्टर एक जीप पर सवार होकर निकटवर्ती पब्लिक बूथ की ओर चल पड़ा। शीघ्र ही ट्रेन ट्रेन फनेका। यस चीफ फनेका हियर। सर, मैं इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम बोल रहा हूँ। कहो, क्या बात है? सर, अभी कुछ देर पहले एक पति पत्नी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्हें शहर के अंतिम छोर पर स्थित खंडर नुमा इमारत के पास दो बच्चों ने विचित्र तरीके से लूट लिया है। व्हाट, दो बच्चों ने? यस सर, वे पति पत्नी जयसोर से लौट रहे थे। उनके कथन अनुसार जब वे इस खंडर नुमा इमारत के निकट पहुंचे तो उन्हें सड़क के बीचों बीच एक लड़का उल्टा पड़ा दिखाई दिया। फिर इंस्पेक्टर ने फन्ने को वैसा कुछ कह सुनाया जो उस दंपति ने उसे बताया था। फिर वह अंत में बोला, जब वे लड़के उन्हें बेहोश समझ कार में बांधकर इमारत में चले गए तो उन्होंने किसी तरह स्वयं को बंधन मुक्त किया और सीधे थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। बेकार की बातें छोड़ो इंस्पेक्टर, और यह बताओ कि उनकी रिपोर्ट पर तुमने क्या कार्यवाही की? जनाब, उनकी सूचना पर मैं तुरंत फोर्स के साथ उस इमारत में पहुंचा। मुझे उनकी सूचना पर यही संदेह हुआ कि कहीं वे दोनों बच्चे वहीं तो न हो जिनकी तलाश करने का आपने हमें आदेश दिया था। लेकिन वे दोनों बच्चे जो भी थे हमें हमें वहां नहीं मिले, परंतु ऐसे चिन्ह में वहां अवश्य मिले जिससे ऐसा सिद्ध होता है कि गत रात से वे वहां मौजूद थे और खतरे का आभास पाकर निकल भागे हैं। यू फुल, तुमने मुझे फोन करने के बजाय उन्हें उसी समय आसपास तलाश क्यों नहीं किया? सर, मैं फोर्स को उनकी तलाश में लगा चुका हूँ। ठीक है, तुम शिकारी कुत्तों का प्रबंध करके उसी इमारत में पहुंचो। मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। यस सर। इधर राम और रहीम एक अन्य कच्चे मार्ग से शहर की तरफ न जाने कब तक दौड़ते रहे। फिर बस राम भैया, अब रुक जाओ, हम शहर के निकट जा पहुंचे हैं। इस पगडंडी के खत्म होते ही मुख्य सड़क पर पहुंच जाएंगे और वहां से शहर के भीतर पहुंचने में केवल 5 मिनट लगेंगे। ओह, थक गए भागते भागते। दोनों रुककर सुस्ताने लगे। रहीम, तुम अपना सामान वस्त्रों में छुपा लो। तुम्हारा इतना सारा सामान हाथ में लिए चलना किसी को भी संदेह में डाल सकता है, लेकिन इतना सारा सामान मैं वस्त्रों में कहाँ छिपा पाऊंगा? कुछ सामान पेट में छुपा लो और गर्भवती महिला बन जाओ। क्यों, कैसा रहेगा? हा हा हा। वाह, समझ गया, वाकई बहुत बढ़िया उपाय है। रहीम ने अपना सारा सामान पेट और वस्त्रों में इधर उधर छुपा लिया। फिर कुछ देर तक वह सुस्ताने के पश्चात दोनों चलते हुए मुख्य सड़क पर पहुंचे। हम यहाँ किसी होटल में ठहरेंगे। क्या तुम किसी अच्छे से होटल से परिचित हो? हाँ, शहर में प्रवेश करते ही सीमून नाम का एक होटल पड़ेगा। वहाँ रहने और खाने पीने की अच्छी सुविधा है। हम वहाँ आराम से ठहर सकते हैं। शीघ्र ही। जनाब, हमें डबल बेडरूम चाहिए।
मिल जाएगा जनाब, लेकिन चार्ज 400 रुपये प्रतिदिन का होगा। ठीक है, ये 500 रुपये एडवांस रखिए और हमें कमरा दिखाइए। शुक्रिया। रजिस्टर में उनके नाम आदि दर्ज करने के बाद वेटर साहब को रूम नंबर 32 में ले जाओ। जी। वेटर राम रहीम को उनके कमरे में ले गया। यदि आपको किसी वस्तु की जरूरत हो तो यह बटन दबा दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तुम हमारे लिए 2 कप कॉफी लाओ। वेटर के जाने के बाद राम भैया क्या मैं चेहरे से पर्दा उठा लूं? पता नहीं क्यों मुझे इस पर्दे से उलझन सी हो रही है। नहीं, अभी नहीं, पहले वेटर को कॉफी दे जाने दो। और हाँ, ध्यान रहे यदि कोई तीसरा हमारे पास हो तो तुम्हें जनानी आवाज में ही बात करनी है। ठीक है। कुछ देर बाद जब वेटर कॉफी दे गया तो राम ने उसके बाहर जाते ही दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और दोनों कॉफी के घूंट भरते हुए आगे की योजना बनाने लगे। उधर शहर के अंतिम छोर पर उसी खंडरनुमा इमारत में। सर, यहाँ देखिए, उन्होंने यहाँ बैठकर भोजन किया था। कुत्तों को इन वस्तुओं को सुंघाओ, तब तक मैं यहाँ का निरीक्षण करता हूँ। यस सर। इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम के इशारे पर कुत्तों के ट्रेनर कुत्तों को खाने पीने की वस्तुएं व आसपास का स्थान सूंघाने लगे, जबकि फन्ने का आसपास का निरीक्षण करता हुआ एक दूसरे कमरे के द्वार की ओर बढ़ गया। निरीक्षण करते करते, अरे यह कपड़ा कैसा? ओ, रुमाल है। रुमाल साफ है, वैसे ये रुमाल राम रहीम में से किसी एक का होगा, वरना इस इमारत में कोई मुद्दत से नहीं रहा। यदि वह यहाँ रहने वाले का होता तो अब तक सड़ गल चुका होता। यदि यह रुमाल उन दोनों में से किसी का होगा तो मेरे बहुत काम आएगा। हो सकता है मैं जल्दी उन तक जा पहुंचूं। इंस्पेक्टर, यह रुमाल भी कुत्तों को सूंघा हो सकता है। इस रुमाल की गंध की मदद से हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। यह मुझे यहीं पड़ा मिला है। यस सर। इंस्पेक्टर ने एक एक कर रुमाल सभी कुत्तों को सूंघाया और शीघ्र ही सारे कुत्ते अपने साधकों के इशारे पर रुमाल के स्वामी की गंध सूंघते हुए इमारत से बाहर निकलकर उसी रास्ते पर दौड़ पड़े जहां से राम रहीम गुजरे थे। फने का इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम व कुछ पुलिसकर्मी भी उनके पीछे थे। हम तो वे छोकरे इस कच्चे मार्ग से होकर गुजरे हैं। जब वे शहर की मुख्य सड़क पर पहुंचे, ओ तो ये इसी शहर में आए हैं, लेकिन कमबख्त पुलिस और लोगों के नजरों से बचकर शहर में घुस कैसे गए, जबकि आज के तमाम अखबारों के मुख्य पृष्ठों पर उनकी फोटो छपी है। सिगरी, वो कुत्ते तो मैं इस होटल में ले आए, तो क्या वे यहीं ठहरे हैं? अवश्य ऐसा ऐसा होगा। अगले पल, इंस्पेक्टर, तुम सिपाही को होटल के चारों ओर से घेरने का आदेश देकर मुख्य गेट पर ही रहो। मैं जाकर देखता हूँ, मुझे विश्वास है वे दोनों इसी होटल में टिके हैं। यस सर। और फन्ने का होटल के भीतर प्रविष्ट हो गया। इधर राम रहीम एक योजना बनाकर अपने अपने बिस्तरों पर आराम कर ही रहे थे कि टर्न टर्न, ओह, कौन हो सकता है? कुछ सोचकर राम उठकर दरवाजे पर पहुंचा। कौन है? मैं मैनेजर हूँ जनाब, जरा दरवाजा खोलिए, आपसे एक जरूरी काम है। अच्छा, 1 मिनट ठहरिए। फिर रहीम को मुंह ढकने का इशारा कर राम ने चटकनी खोलने के लिए हाथ बढ़ाई था कि भों भों है कुत्ते। भों भों, जरूर बाहर जरूर कोई खतरा है। राम भैया, यह बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज कैसे आ रही है? शायद शिकारी कुत्तों के साथ पुलिस हमारी गन सूंघती हुई यहाँ तक आ पहुंची है। दरवाजा खोलिए जनाब। उफ, अब क्या होगा? आओ, खिड़की के रास्ते बाहर निकल भागते हैं। लेकिन खिड़की के निकट पहुंचते ही, हे ईश्वर, पुलिस ने तो होटल को चारों ओर से घेर रखा है। फिर निकल भागने का कोई रास्ता नहीं। यानी हम बुरी तरह फंस चुके हैं। तभी कुत्तों के भौंकने के साथ साथ किसी कर्कश आवाज आई। सुनो शैतान छोकरो, होटल को पुलिस ने चारों ओर से घेर रखा है, इसलिए तुम्हारे निकल भागने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम स्वयं को हमारे को हवाले कर दो, वरना कुत्तों की मौत मारे जाओगे। भौं भौं। तुम्हारा क्या विचार राम भैया? भागने का तो कोई रास्ता नहीं, क्या हम अपने आप को इनके हवाले कर दें? इसके अलावा कोई चारा नहीं, लेकिन हमारी इस गिरफ्तारी से शायद हमें एक फायदा हो जाए। वह क्या? हो सकता है ये हमें उसी कैद खाने में रखे जहां इन्होंने तुम्हारे पिता को रखा हुआ है। तब उन्हें छुड़ाने के में हमें आसानी रहेगी। हाँ, यह बात तो है। तुम रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ, लेकिन ध्यान रहे हमें तुरंत ही अपना भेद उन पर प्रकट नहीं करना। यानी हमें मियाँ बन उन्हें धोखा देने का प्रयास अवश्य करना। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गया भैया, कहकर रीम ने बुरके से पुनः चेहरा ढांप लिया। उधर कमरे के बाहर वे सीधी तरह आत्म समर्पण करने वाले नहीं। दरवाजा तोड़ डालो, जल्दी करो। यस सर। भों भों, कुत्ते भोग रहे हैं, परंतु इससे पहले कि दरवाजा तोड़ पाते, खबरदार कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। भों भों। हाय अल्लाह, कितने भयानक कुत्ते हैं जी, इन्हें बाहर निकलवाइए ना, मुझे तो डर लग रहा है। भों भों। जनाब, यह सब क्या मजाक है? इन कुत्तों को बाहर निकालिए, जानते नहीं हमारी क्या हैसियत है।
हा हा हा। यदि हम तुम्हारी हैसियत व शख्सियत न जानते होते तो यहाँ आते ही क्यों मिस्टर राम, बो बो कहने के साथ ही ओह उफ, यह नाटक भी काम नहीं आया। क्यों बच्चे, क्या इन नकली दाढ़ी मूंछ से उतरने के बाद भी तुम अपनी असली शख्सियत से मुकरोगे? मैं जानता हूँ कि मैं पाकिस्तान हुकूमत की कैद में फंस चुका हूँ, लेकिन तुम भी याद रखना, जब हम हमारे देश के हुक्मरानों को मेरे कैद होने तथा तुम्हारे देश के नीच इरादों का पता चलेगा तो वे तुम्हारे देश की ईट ईट बचा देंगे। तुम्हें यह सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। खामोश गुस्ताख छोकरे, ज्यादा जुबान चलाई तो जुबान काट कर रख दी जाएगी। तड़ाक। आह, राम भैया। हाँ हाँ, नवाब साहब की बेगम ने तो स्वयं ही अपना परिचय दे दिया। सिपाहियों, इनकी तलाशी लेकर इनके हाथ पैर बांध दो, तब तक मैं एक जरूरी फोन कर लूं। यस सर। फनेकार प्रसन्न मुद्रा में हर तरफ एक तरफ रखे फोन की ओर बढ़ गया और सिपाही अपने कार्य में जुट गए। फन्ने खां ने फोन पर ब्रिगेडियर खान से संबंध स्थापित किया। हेलो जनाब, मैं फन्ने खां बोल रहा हूँ। जब तक फन्ने खान फोन से निपटा तब तक रहीम सिपाही राम रहीम और उसके सामान की तलाशी लेकर तथा उनका मेकअप उतार कर उनके हाथ बांध चुके थे। ले चलो इन्हें बाहर, इनके लिए एक स्पेशल गाड़ी कुछ देर में आती होगी। फन्ने खान ने ब्रिगेड खान को अपनी सफलता का विषय बता दिया और जब बताकर वह बाहर निकले तो राम रहीम को बंदिश में देखकर इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम का चेहरा भी प्रसन्नता से खिल उठा। मुबारक हो सर, आखिर हम अपने मकसद में कामयाब हुए। यह सब तुम्हारी मुस्तैदी का ही परिणाम है इंस्पेक्टर। मैं उसे उच्च अधिकारियों से तुम्हारी तरक्की के लिए सिफारिश करूंगा। थैंक यू सर। लो, गाड़ी भी आ गई, आओ चलें। सिगरी फनेखा राम रेवा इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम के साथ उस विशेष गाड़ी में सवार हुआ। तुम लोग वापस जा सकते हो, लेकिन ध्यान है किसी को कानो कान भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ किसकी गिरफ्तारी हुई है तथा कैदियों को कहाँ ले जाया जा रहा है। यह बात होटल के मैनेजर व इस होटल में ठहरने वाले सभी मुसाफिरों को भी सब अच्छी तरह से समझा देना। यस सर। और फिर फन्ने खां के इशारे पर ड्राइवर ने गाड़ी होटल के प्रांगण से बाहर निकलकर तीव्र गति से एक और दौड़ा दी। उधर ब्रिगेडियर खान के ऑफिस में। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ कर्नल, आपको यह जानकर खुशी होगी कि हम अपने पहले उद्देश्य में सफल हो गए हैं। वह हिंदुस्तानी छोकरा राम हमारे कब्जे में आ चुका है। क्या सच सर? हाँ, अब आप हिंदुस्तान में मौजूद सैनिक गुप्तचरों को निर्देश दीजिए कि वे राम के पिता कर्नल राघव से कांटेक्ट करने का प्रयत्न करें और उसे राम की जान की धमकी देकर हमारे लिए काम करने के लिए राजी करें। सर आप चिंता न करें, मैं अभी भारत से स्थित गुप्तचरों से कांटेक्ट करता हूँ और उन्हें आवश्यक निर्देश देता हूँ। गुड, तो आप जाइए और जल्द से जल्द अपना कार्य निपटा लीजिए। कर्नल तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद ब्रिगेडियर खान भी अपने ऑफिस में नहीं रुका। मुझे भी अब रेड कैंप पहुंचना चाहिए ताकि उस हिंदुस्तानी छोकरे को थोड़ा सबक सिखाया जा सके। इमारत से बाहर निकलकर वह अपनी कार में सवार हुआ और रेड कैंप की ओर चल पड़ा। रेड कैंप जहां गुप्त रूप से महत्वपूर्ण कैदियों को रखा जाता था। उधर फन्ने खां राम नीम को लेकर पहले ही रेड कैंप में पहुंच चुका था। मेजर आसिफ को कौन से सेल में रखा गया है? नंबर 2 में जनाब, हमें वहीं ले चलो। बेहतर जनाब, आइए। और सेल नंबर 2 में पहुंचे राम का विचार सच साबित हो गया। वहां मेजर ऑफिस वास्तव में कहते हैं, डैडी, अंकल, मेरे बच्चों, तुम इन जालिमों का हाथ कैसे लग गए? मैंने तो तुम्हें इन जालिमों से बहुत दूर चले जाने के लिए कहा था। हा हा हा, हमारे हाथों की पहुंच बहुत दूर तक है मेजर। फिर भलाई हमारे हाथों से बचकर कहाँ जा सकते थे? खैर चिंता मत करो, अब तुम अकेले नहीं रहोगे। इस फौलादी कैद खाने में दोनों भी तुम्हारा साथ देंगे। हम इस कैद खाने में रहेंगे जरूर मिस्टर फन्नेका, लेकिन केवल कुछ घंटों के लिए, क्योंकि हवा के बेटों को कोई बंद कर नहीं रख सकता। हा हा हा, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बच्चे, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। फिर तुम तो क्या, बगैर हमारी इच्छा के यहाँ से चिड़िया का बच्चा भी न जा सकता है न आ सकता है। और तो और बगैर हमारी जात के बम और गोले भी यहाँ फूटने की हिम्मत नहीं करते बेवकूफ लड़के। लेकिन हम वो एटम बम के गोले हैं शैतान, जो फूटते हैं तो आसपास तो क्या, दूर दूर तक कहर बरसा देते हैं। तुम देख लेना मूर्ख इंसान, जब ये बम फूटेंगे तो तुम्हारे इस रेड कैंप का क्या हाल होगा। तड़ाक। तुम बदजुबान, अब एक शब्द भी आगे मत बोलना, वरना तुम्हारे से पहले तुम्हारा गद्दार अंकल बेमौत मारा जाएगा। खुदा के लिए तुम चुप हो जाओ राम भैया, वरना ये जालिम अपनी मनमानी करने से जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है रहीम, तुम कहते हो तो चुप हो जाता हूँ, वरना शेर का मुंह आज तक कोई बंद नहीं कर पाया है। हाँ, उसके हाथ पैर बांध कर तो कोई गधा भी उस पर सवारी कर सकता है। तड़ाक। मूर्ख लड़के, यदि ब्रिगेडियर खान का यहाँ न
मूर्ख लड़के, यदि ब्रिगेडियर खान यहाँ न आ रहे होते तो मैं अब तक सुई चुबा चुबा कर तेरा सारा जिस्म छलनी कर चुका होता। तेरी किस्मत अच्छी है जो तो इतना बोल गया, और मैं फन्ने खान जिससे बड़े बड़े पाकिस्तानी ऑफिसर भी थर थर कांपते। चुप हूँ। सैनिक को डाल दो इन दोनों कुत्तों को भी भीतर, इनसे मैं बाद में निपटूंगा। और सैनिकों ने राम रहीम को भी कैद खाने में धकेल कर दरवाजे पर ताला लगा दिया। आओ मेरे साथ, ब्रिगेडियर खान यहाँ पहुंचने वाले होंगे। यस सर। उनके वहां से जाने के बाद, राम बेटे यह बहुत बुरा हुआ जो तुम इनके हाथ लग गए। ये तुम्हारे द्वारा तुम्हारे पिता को परेशान करेंगे, और हो सकता है। आप चिंता न करें अंकल, मुझे अपने पिता की देशभक्ति पर ईश्वर से भी ज्यादा विश्वास है। वे सर कटा सकते हैं लेकिन दुश्मनों के आगे सर झुका नहीं सकते। फिर आप चिंता क्यों करते हैं? वे हमें यहाँ कुछ घंटों से ज्यादा नहीं रख पाएंगे। मैं यहाँ कुछ सोच समझ कर ही आया हूँ। क्या? राम बेटे, क्या तुम्हारे पास यहाँ से भी निकल भागने की कोई योजना है? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। फिर राम धीमे स्वर में मेजर आसिफ और रहीम को अपनी योजना समझाने लगा। राम की योजना सुनकर मेजर आसिफ और रहीम के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। तुम्हारी योजना वाकई बहुत अच्छी है बेटे, यह ठीक है कि उस पर अमल करने के लिए हमें थोड़ा खतरा मोल लेना पड़ेगा। लेकिन अब्बा, वह खतरा तो हमें मोल लेना ही पड़ेगा, वरना हम यहाँ से जिंदगी भर नहीं निकल पाएंगे। तुम ठीक है तो, लेकिन अब चुप हो जाओ। दो सैनिक हमारे कैद खाने की ओर ही आ रहे हैं। ओह। उन दोनों सैनिकों के इशारे पर पहरेदार सैनिक ने उनके कैद खाने का ताला खोल दिया। ए हिंदुस्तानी छोकरे, केवल तुम्हें हमारे साथ चलना है। चलो बाहर जाओ। यदि मैं चलने से इनकार करूँ तो हमें मजबूरन दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा जिसे तुम हरगिज पसंद नहीं करोगे। अतः अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। कुछ सोचकर राम ने समय उनके साथ जाना उचित समझा। चलो समझदार और सीधे चलते रहो। ध्यान रहे धरे, यदि तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो भून कर रख दिए जाओगे। वे लोग राम भैया को क्यों और कहाँ ले जा रहे हैं डैडी? कुछ कह नहीं सकते। शायद ब्रिगेडियर खान आ पहुंचा हो और उसी उसी ने उसे बुलवाया हो। वास्तव में दोनों सैनिक राम को लेकर ब्रिगेडियर खान के पास ही पहुंचे थे। वेलकम मिस्टर राम। मुझे यहाँ किस लिए लाए गए हैं? पहले बैठो, फिर कारण भी बता देंगे। और तुम दोनों बाहर जाकर अगले आदेश का इंतजार करो। यस सर। जब सैनिक कमरे से बाहर चले गए, यह लो पेन, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा अपने सामने पड़े कागज पर लिखो। क्या मतलब? मतलब है कि तुम्हें अपने पिता के नाम एक पत्र लिखना है, और जिसमें तुम्हें उन्हें यह बताना है कि यदि तुम्हारे पिता ने हमारा कहना है माना तो तुम्हारे प्राण खतरे में पड़ सकते हैं। हरगिज नहीं, मैं ऐसा पत्र बिल्कुल नहीं लिखूंगा। तुम्हें हमारे कहे अनुसार पत्र लिखना ही होगा बच्चे, वरना तुम्हारी आंखों के सामने ही मेजर आसिफ और उसके बेटे रहीम को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उफ। नहीं, आप ऐसा कदापि नहीं करेंगे। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो समझदार बच्चों की तरह जैसा हम चाहते हैं वैसा लिखते जाओ। लो पेन पकड़ो। ओह, मजबूरी है, फिलहाल इनका काम मानना ही पड़ेगा। और राम उनके कहे अनुसार पत्र लिखने पर विवश हो गया। जब राम ने पत्र लिखकर उन्हें दे दिया तो उसे वापस कैदखाने में पहुंचा दिया गया। क्या बात थी बेटे, सैनिक तुम्हें कहाँ ले गए थे? ब्रिगेडियर खान के पास अंकल। फिर राम ने उन्हें सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर मिर्जा आसिफ अत्यधिक गंभीर हो उठे। पत्र लिखकर तुमने बहुत बुरा किया बेटे। अब उस पत्र के द्वारा ये लोग तुम्हारे पिता को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ अंकल, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि डैडी इनके आगे हरगिज नहीं झुकेंगे। फिर हम भी तो उनकी कैद से निकल भागेंगे। बस मुझे रात होने का इंतजार है। उसके बाद उसके उनके मध्य गहरा सन्नाटा छा गया। क्या राम वास्तव में योजना अनुसार रहीम और मेजर आसिफ के साथ रेड कैंप से निकलने में सफल हो पाया? राम ने अपने पिता के नाम पत्र में क्या लिखा था, उसका क्या परिणाम निकला? क्या पाकिस्तान तैयारी करने लागों को उनके लिए मजबूर कर सके? तो ये कुछ क्वेश्चन को दोस्तों इनको पढ़ेंगे अगले पार्ट में, जिसका नाम है तिरंगा नहीं झुकेगा। दोस्तों, अगर कॉमिक्स की सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी सीरीज यहाँ पर लाता रहूँ और आपको मजा आता रहे। तो मिलते हैं तिरंगा नहीं झुकेगा में।